हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर दो सिस्टम होता था, एक होता था रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। 2 मिनट के लिए मैं बस ये बता देता हूँ आपको इमेजिनरी नंबर होता क्या है, क्योंकि हमको इसमें नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही हमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की जो पढ़ाई होती है वो 11th में जाकर होती है। जब भी रूट के अंदर कभी भी माइनस आपको दिख जाए, मतलब ये नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसको जो है सो आई स्क्वायर इज टू -1 के हिसाब से इसको आयोटा लिखते हैं। तो इसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की प्रोसेस होती है, इसको हम अभी रहने देते हैं। चलिए, लेकिन हमें पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत में दो तरीके के नंबर्स आता है, एक जो है सो आ जाता है आपका कौन सा, रेशनल नंबर, और दूसरा कौन सा आ जाता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या करते थे, रेशनल नंबर को जो है सो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन होता था क्या, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो हम बचपन से पढ़ के आए हैं। आपको कहोगे सर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि जीरो से अगर आप किसी भी चीज़ में डिवाइड करोगे तो वो नंबर जो हमारा होगा वो नॉट डिफाइन होगा, और नॉट डिफाइन अगर नंबर ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। ठीक है, ये हम जानते हैं, बस इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा इरेशनल नंबर, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि रूट के अंदर में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर में होगा वो सब के सब कौन सी नंबर हो जाएगा, तो सब के सब हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी। यहाँ पे होल नंबर, नेचुरल नंबर आपको बहुत पहले से पता है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, उसको इंटीजर कहते हैं। तो इसको इसमें बताने की जरूरत है नहीं उतना। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मतलब स्टार्ट है, जो सिलेबस में जो आता है वो हमारा यहाँ से हमारा मेन जो है सो स्टार्ट होता है। इसको हम कौन से कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, तो नए सिलेबस में जो है सो एल्गोरिज्म था वो सबको हटा दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है जब भी हम अर्थमेटिक सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक जो थ्योरम होता है वो होता है कौन सा, कंपोजिट नंबर कैसे बना है उसके बारे में बताना। क्योंकि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है वो सब के सब कंपोजिट नंबर कहीं ना कहीं वह प्राइम नंबर के मल्टीपल से बना हुआ है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं आपको, अगर आप कोई सा भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है। और 12 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर हम इसको देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइम नंबर से ही मिलकर बना है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई इसको हम 6 कर देंगे, और अगर मैं इसको कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, और लास्ट में जो हमारा निकल के आया यहाँ से यहाँ तक, ये सब के सब कौन सा, 2 मल्टीप्लाई 3 जो आया, ये कौन सी नंबर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 2 2 जा 4 3 जा 12। मतलब कहने का ये था कि दुनिया में जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर मिलेगा वो सब के सब किससे बना होगा, तो वो सब के सब प्राइम नंबर से बना होगा। इसी प्रोसेस को, इस तरीके से लिखने की तरीका को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम हम इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं फैक्टराइज ऑफ ईच द कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द सम प्राइम नंबर। मतलब कह रहे हैं दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है वो सब किसके प्रोडक्ट है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही वह बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये पता चल गया हमें जो हम प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए इसके बाद में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्या, जो आप इसको यूज कैसे करोगे। अगर आपको पता चल गया, आपने प्राइम फैक्टर में लिख लिया, तो यूज कैसे करोगे। यूज करने के लिए दो काम कर सकते हैं, एक तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और दूसरा एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हमारा क्या होता है, यूज होता है। ये एचसीएफ को ही हम क्या कहते हैं, जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, और वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम को आप जानते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करना चाहते हैं। चलिए, अगर हम इसको करना चाहते हैं कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपके क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल है आपकी एक्सरसाइज से, उसको हम कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। चलो, इसमें कह रहे पेयर ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड, इसमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इसका। ठीक है, एंड पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, इसको आप 2 मिनट के लिए भी रहने दो, पहले हम फाइंड कर लेते हैं। हम फाइंड कर ले किसको, 26 को, और हम 91 को फाइंड करने की कोशिश करने, 26 और 91। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों का हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। अगर हम 26 को लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हम कितना लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर 91 का हम लिखना चाहते हैं तो 91 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये हम क्या हुआ, उसको मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 को हमें लेना पड़ता है एज एचसीएफ, इसीलिए मैंने 1 को लिख दिया है। अब अगर हमसे पूछ रहा है एचसीएफ निकालने के लिए,
कौन सा बोल रहा है, एचसीएफ अगर निकालने को बोल रहा है तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वही हमारा आंसर होता है, जो हम पहले ही पढ़े 1 × 13, 1 × 13, 1 को मल्टीप्लाई ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो हो गया कितना 13, ये 13 जो है सो हमारा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर यहीं पे एलसीएम बोले तो एलसीएम के टाइम में क्या करना है, जब आपको एलसीएम बोला जाए तो जो दोनों में मिल रहा है उसको तो आपको लेना ही लेना है, 13 को तो लेना ही लेना है, मल्टीप्लाई जो बच रहा है उसको भी ले लेना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 7 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो एलसीएम जो हमारा आएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 13 मल्टीप्लाई इसको दोनों को करोगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 से करोगे 13 का तो 14 3 जा कितना होता है 42 और 4 बच गया 14 1 8 18, तो का जो दिया 42 और 14 और 4 18, ठीक है 182। मतलब कहने का ये था हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकाले पता चला आपको। सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिख लो, अगर जो दोनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होता है, जैसे 13 इसमें भी था 13 इसमें भी था, 1 इसमें भी 1 इसमें भी, तो ये हमारा दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन है उसको तो लिख ही लेंगे, जैसे 13 कॉमन था तो 13 तो लिखेंगे लिखेंगे, इस दोनों के बदले में एक लिखेंगे, लेकिन जो नहीं है कॉमन उस सबको लिखेंगे, 2 × 7 लिखेंगे, और ये हमारा बना कितना आया, तो 182 आया। तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ तक का कहानी। लेकिन क्वेश्चन इसके आगे कुछ और पूछता है, क्या पूछता है, वो कह रहे हैं वेरीफाई भी करो, और वेरीफाई करने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला, जो एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है, वो होता है हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अगर हम यहाँ पे इसी को वेरीफाई करना है तो एलसीएम हमारा कितना आया 13 आया, 13 है 182 आया, तो 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा कितना आया 13 आया 13, और इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 26 मल्टीप्लाई 91 के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो कर सकते हो, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। 13 2 जा कितना हुआ, तो 26 हुआ, 2 बच गया हमारे पास का, 13 8 जा 104, 104 हुआ, 104 और 2 की 106 हो गया, 10 बचा कैरी, और 13 1 जा 13 और 10 कितना हो गया 23। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, ये भी तरीका मैं कभी बता दूंगा। ये 26 को 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 और 9 6 जा 54, 54 और 2 कितना हो गया 54 और 2 हो गया 56, तो 56 के यहाँ 6 लिख दिया, कैरी बच गया 5 9। अब ऐसे करेंगे 8 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है 23, तो ये भी हमारा कितना आ गया 2 3 2 3 6 6, ये वेरीफाई भी हो गया। मतलब इस फॉर्मूला को ये वेरीफाई भी हो गया। तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में क्या यूज करेंगे, तो यूज उसका हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। उसको निकालने के बाद में अगर क्वेश्चन में वेरीफाई पूछ रहा है तो हम इस तरीके से क्या करते हैं वेरीफाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से था हमारा पहला पूरे के चैप्टर, इसी पर रिलेटेड था। चलिए, रेशनल इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैसा नंबर इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 5 लिख रहे हैं, 5/1 लिख रहे हैं, 3/2 लिख रहे हैं, या अकेला 8 लिख रहे हैं, ये सब का सब हमारा कौन सी नंबर है, तो रेशनल नंबर है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको रूट के अंदर √5 लिख रहे हैं, √2 लिख रहे हैं, √8 लिख रहे हैं, तो ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √4 लिख रहे हैं तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 बाहर होकर क्या दे देगा, 4 जो है सो यहाँ से बाहर होकर 2 दे देगा प्लस माइनस का, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 8 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे, तो ये रूट बाहर नहीं आ सकता है। इसको अगर हम कोशिश भी करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, हमारा इरेशनल ही होगा। आई होप आपको समझ में आया रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक और। ये जो दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है डेसिमल में लिखना। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे लिखना है कितना, तो 3/125 लिखना है। अब इसको डिवाइड करके बोला है डेसिमल में लिखो। देखो ऐसे अगर आप करोगे तो डेसिमल में इसको करने में हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम इसके तरीका का यूज करेंगे जो तरीका इसी चैप्टर में दे रखा है। क्या, जब भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको कहोगे सर ये तो पता ही नहीं हमको, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई। बिल्कुल नहीं पता तो हम बताएंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसी को पता भी होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम डिनोमिनेटर को लाएंगे और डिनोमिनेटर को अच्छे से पीटेंगे। कैसे पीटे थे देखो, 125 है, इसको फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज। अगर आप 5 से करोगे कितना हो गया, 525 हो गया। इसको भी 5 से करो कितना हो गया, 5 आ गया। इसको भी 5 से करो 1 आ गया। मतलब हम 5 मल्टीप्लाई 5 हम इसको कर सकते हैं। मतलब इतना कहने का मतलब ये था, जो 3 का हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। लेकिन जितने 5 नीचे दे रखा है, 3 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन नीचे करेंगे ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, इसलिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 से। ठीक है, ऊपर भी कर दिया। अब जितना नीचे की उतना कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कैंसिल नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम कैंसिल करते हैं तो फिर पुट क्यों किया है ना, उसके पीछे रीजन था। अब मुझे बताओ 5 2 जाइए, दोनों मिलकर क्या दे देगा, 10 दे देगा आपको, मतलब 1 0 दे दिया। ये 5 2 जाइए भी मिलकर क्या दे देगा, 10 दे देगा। और ये और 5 ये भी मिलकर क्या दे देगा हमको, 10 दे देगा। अगर ये 10 दे रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं ऊपर में कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा कितना 24। मतलब 24 अपना कितना हो गया हमारे पास, 1000 हो गया। तो इसको डेसिमल में नहीं लिख सकते, हम सीधा लिख सकते हैं 0.024 और ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप यही इसका टेबल पढ़ के डिवाइड करते तो आपका हालत ख़राब होता। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन होता है जिसको हमें करने में आसानी होता है। तो आपको सर ऐसा हम कब कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब आपके पास डिनोमिनेटर में या तो 2 का कोई सा भी फैक्टर हो, या 5 का भी फैक्टर हो, या 2 या 5 दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, या तो अकेला 2 का हो, अकेला 5 को, या 5 और 2 दोनों का हो, तो ये काम हो सकता है। लेकिन अगर 5 या 2 से अलावा कोई और हो जाएगा तब ये काम नहीं होगा। क्यों? तब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि 10/3 अगर हम कितना भी डिवाइड करते जाएंगे, ये हमारा 3.333333 आता रह जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा हम तब करते हैं जब टर्मिनेटिंग का केस होता है, तो हम 5 और 2 का पेयर लगाते हैं। जिसकी कमी रहती है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके 0 हमें मिल जाता है, और 0 मिलने के बाद में डेसिमल पुट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का, ये भी मैंने बता दिया आपको। आगे चलते, यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन में दे रखा है एचसीएफ एलसीएम का, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन इसको कह रहे हैं जो आप कंपोजिट करके बताओ। देखो ये कंपोजिट करने के लिए दिखने में सब तो प्राइम नंबर दिख रहा है, जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई और हम 13 करते हैं, और प्लस का भी हम क्या करते हैं 13 करते हैं, सब का सब प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर तो है, लेकिन इसको हम कंपोजिट दिखाएंगे कैसे। तो आप क्या करो, जो दोनों में कॉमन है उसको आप बाहर निकाल दो। हमने क्या किया, 13 को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, 11 7 जा 77 बचा, 77 प्लस का 1 बचा। और ये हम किसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 78। इसको और हम तोड़ सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1 भी हम लिख सकते हैं। अगर 1 लिख सकते हैं, अब देखो मुझे इसमें कितने का मल्टीपल हो गया, वैसे तो 78 का करेंगे तो और भी ज़्यादा मल्टीपल हमको मिलेगा, लेकिन हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर ढूंढना है बस। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा था, द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर। इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर मिल गया तो हम कह देंगे यस इट इज कंपोजिट नंबर। और कैसे कंपोजिट है दिखा देंगे, इसको लिख देंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे? कभी दे देगा जो एक सर्कुलर पाथ है जिसपे 2 आदमी दौड़ रहा है, एक 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, एक 16 मिनट में करता है, एक 18 मिनट में करता है। बताओ कितने मिनट के बाद में वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर सब एक साथ मिलेगा, ऐसा पूछ सकता है। या पूछ सकता है जो मंदिर के एक घंटी है जिसमें 5 घंटी लगी हुई है, और हर एक कोई घंटी 5 सेकंड के बाद बोलता है, कोई 10 सेकंड के बाद बोलता है, कोई 15 के बाद बोलता है, कोई 20 सेकंड के बाद बोलता है। तो पूछेगा कितने सेकंड के बाद सभी के सभी घंटी फिर से एक बार रिंग करेगी। इस टाइप के अगर सर्कुलेट वाला क्वेश्चन हो, है ना, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको जो जो वैल्यू आपको गिवन है, जैसे इसमें 18 मिनट दे रखा है, 12 मिनट दे रखा है। कह रहे एक सर्कुलर पाथ है जिसमें 2 आदमी उस पर दौड़ रहा है। कौन कौन दौड़ रहा है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव अराउंड द फील्ड एंड रवि टेक 12 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो कह रहे कितने मिनट के बाद में वो सब के सब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर यहाँ पे स्टार्ट किए तो कितनी चक्कर ऐसा लगाएगा जो फिर से दोनों के दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा, 18 दिया है, 12 दिया है, तो उसको आप निकाल दो एलसीएम। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 6 जा हो जाएगा। फिर ऐसे करोगे 3 जा हो जाएगा, 2 जो होगा 3 2 जा 6 6 जा 36, कितना हो गया 36। तो जितना हमारा एलसीएम आएगा उतने ही मिनट के बाद में ये फिर से सब एक साथ मिल जाएंगे। मतलब 36 आया तो 36 मिनट के बाद में फिर से वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएगा। ये तो था हमारा खैर इसकी कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहे हैं एच सी एफ ऑफ दिस, निकाल लोगे आप एच सी एफ क्या होगा। आपको अगर सर इसमें कैसे निकालेंगे, एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ ऑफ 65 एंड एनुअल एक्सपेंसिबल्स फ्रॉम दिस 65 एम एंड 100, देन द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू ये पूछा है ना। एच सी एफ ऑफ दिस एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो क्या हो सकता है, एम की जगह आप क्या दो दोगे जो इसकी जगह जैसा हो जाएगा, फॉर्म ऑफ दी दिस माइनस दिस। इसमें से हम एक वैल्यू पुटिंग करके भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एच सी एफ फाइंड करना है सिंपली में, किसका एच सी एफ करे, एक्सपेंसिबल है, तो आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एम की जगह 1 रख देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 65 माइनस से कितना हो जाएगा, 65 माइनस का 117 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, इसका एच सी एफ निकाल लेते हैं। कितना है इसका एच सी एफ, ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर अगर एच सी एफ निकालें किसका, 65 और 117 का एच सी एफ कितना हो जाएगा, तो आई थिंक एच सी एफ हो जाएगा इसका 13, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू आप पुट करो, क्या हो जाएगा, तो m की जगह 1 ले लोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे हम 2 लेंगे। 2 एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो जो ऑप्शन में उससे हम कर सकते हैं। तो हम 65 और मल्टीप्लाई 2 कर दिया और माइनस का कर दिया मैंने कितना, 117, ये हो गया 130 माइनस का 117 कितना आ गया, 13 आ गया। तो एच सी एफ के बराबर आ गया हमारा, तो इसका मतलब 2 नंबर क्या है, सेटिस्फाई है। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। आगे दे रखा है लार्जेस्ट नंबर हुई 70 डिवाइड 125 लीव्स द रिमाइंडर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एक लार्जेस्ट नंबर है विच डिवाइड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं भाई, डिवाइड 70 एंड 125। एक नंबर है जिसमें हम 70 और 125 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है वो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है हमारा 5 बच रहा है रिमाइंडर, और कितना बच रहा है, 8 बच रहा है रिस्पेक्टिवली एज। तो कह रहे हैं हमारा वो नंबर जो है सो कौन सा नंबर होगा, ठीक है, वो जो नंबर है वो नंबर हमारा कौन सा होगा। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको सिंपली करना है, देखो कैसे करना है। आपके पास जो जो दे रखा है, जैसे कि 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, तो 5 को पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या लिख दोगे आप, 70 माइनस का 5 कर दो। दूसरा आया है 125 माइनस का 8 कर दो, ठीक है, 70 माइनस 5 कितना, 65 आ जाएगा, 125 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। और फिर इसका आप क्या करते हैं, एच सी एफ निकाल दो। अभी जस्ट हम ऊपर निकाले हैं इसका एच सी एफ, दोनों का एच सी एफ कितना होता है, तो 13 होता है, मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कह रहा है वैसा लार्जेस्ट नंबर अगर आप 13 से डिवाइड करोगे इसमें, तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा, और 13 से अगर आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं फिर भी रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न इन द दिस, इस फॉर्म में लिखा हुआ है और बी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स वाई आर द प्राइम नंबर, तो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, एच सी एफ पूछा है। एच सी एफ का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी में। देखो इसके पास एक एक्स है, इसके पास 3 एक्स है, तो एक एक्स दोनों में कॉमन था, इसके पास 2 वाई है और इसके पास 3 वाई है, तो एक वाई स्क्वायर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है नीचे का भी क्वेश्चन दे रखा है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, एचएनवी स्टडी सर्कल पे। चलिए आगे हम चलते हैं थ्योरम के पास। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम फिर से रिविजिट कर रहे हैं, और रिविजिट करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि √5 को हम कैसे दिखाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में जो है ये पूछा ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में, बोर्ड में ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो रहता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले हम लिख के इसलिए रखें ताकि लिखने में टाइम नहीं बर्बाद हो ज़्यादा। देखो सबसे पहले जो भी जिसका भी प्रूफ करना है उसको हमें क्या करना है, रेशनल नंबर मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे हम, रेशनल नंबर, मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर मान के चलिए √5 को अगर हम रेशनल नंबर मान रहे हैं, तो √5 रेशनल नंबर होगा, मतलब इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही इसने कहा है a और b के फॉर्म में लिखा है, तो √5 a/b हो गया। अब सर a/b क्यों, क्योंकि p/q के फॉर्म में तो लिखते हैं ना, इसलिए हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया। अब ये लिखने के बाद में, लेकिन ए और बी के बीच का जो एच सी एफ है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए इसको हम लिख सकते हैं कितना, p√5 लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पर ऑप्शन राइट में इधर पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा, a² मिल जाएगा b² 5 मिल जाएगा, ठीक है ना, या इसको हम 5b² भी कहते हैं। लेकिन यहीं से अगर मैं b² निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब है
जो मैं कह सकता हूँ ये जो 5b² बराबर क्या है, a² है। अब a² इसका मतलब 5 से क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो डिविजिबल होगा ही। a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर a 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर जो नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका से क्या करो, हम एक नंबर एज्यूम कर लेंगे क्या, 5k करके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दो यहाँ पे ए स्क्वायर टू क्या मान लेंगे हम, 5k मान लेंगे। क्यों मान लिया 5k, क्योंकि 5 से डिविजिबल था ए, तो ए से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ टाइम में तो होगा, जो भी होगा हमें पता नहीं, वेरिएबल मान लिया हमने। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसको। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमारा a² टू 25k² आ जाएगा, जैसे कि यहाँ आया है, ठीक है। ये हमारा b² टू 5k²। अब फिर से जब ये 25k² आ जाएगा, फिर हम दोनों को इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज करने के बाद में अब यहाँ से हमें पता चल गया तो भाई साहब ये a² भी किसी न किसी का फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इस 25 का फैक्टर है। मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, k² टू a² अपन का 25, ये भी लिख सकते हो। इसलिए जो है सो 25 का फैक्टर ए है। वहाँ पे b था फैक्टर, है ना, यहाँ पे ए हो गया हमारा फैक्टर। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं था वहाँ पे हमारे पास ए था फैक्टर। किसका फैक्टर था, तो b=a²। अब हम क्या करेंगे, इस a² की जगह b² दे देंगे। बोलोगे सर क्या कन्फ्यूजन कर रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो एक बार, एक सेकंड के लिए इधर आ जाओ, आपको थोड़ा सा साइड के करके दिखा दो अच्छे से। हाँ दे लो तो इसको, जैसे कि हमने a= क्या लिया, तो a= हमारे पास कितना आ गया, 5k आ गया। हम इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, मतलब a² कितना आ गया, 25k² आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास a² कितना था, 5b²। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 इसका नाम दिए रहेंगे, 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब a² की जगह हम क्या लिख देंगे अब, 25b²k², मतलब 25k² हमारा हो गया कितना, इसका हो गया 5b²। 5 से ये कट जाएगा, 5 जा, मतलब हम कह सकते हैं 5k² आ गया हमारे पास कितना, b²। और ये भी हम कह सकते हैं k² b² अपॉन का कितना, 5। मतलब पहले केस में a जो है सो 5 से डिविजिबल था, लेकिन यहाँ पर b² और b भी 5 से डिविजिबल है। और हम एज्यूम करते टाइम में माने थे कि हमारा नंबर जो है सो 5 से डिविजिबल नहीं है। कौन सा, a²। ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं था। तो यहाँ से पता चल गया, एक बार तो हमारा 5b का डिविजल हो गया, एक बार यहाँ पे हमारा 5a का डिविजल हो गया, है ना। ये नहीं, ये वाला यहाँ पे a का डिविजल हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन से पता चला जो इसका मतलब 5 जो है सो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो 5 हमारा दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल बाय 5। तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, एंड दिस इम्प्लाई दैट a एंड b हैव 5 कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है a और b जो है उसका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन कर गया। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था जो a और b के बीच में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, जिसके कारण से हम कह सकते हैं जो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब √5 जो है सो हमारा रेशनल नंबर नहीं होकर ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या, चलिए ये तो खैर इसका पहला क्वेश्चन था, ये भी हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो कुछ टाइप का क्वेश्चन होता है ये बहुत आसान होता है, ये एक बार आप देख लो इसको कैसे करते हैं। देखो इसमें जब प्लस में करके दे दिया होगा आपको, तो आप प्लस में ही क्या कर लो, a अपॉन का b मान लो, प्लस में क्या कर लो, a अपॉन का b मान लो। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास ये, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे सर, ये तो पता नहीं हमको, बिल्कुल पता होगा। ये यहाँ पे हम √5 क्या लिख सकते हैं, 2√5 हम लिख सकते हैं a अपॉन का b माइनस का 3 लिख सकते हैं, है ना। फिर 2 को यहाँ से शिफ्ट किया, मतलब √5 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन का 2 इंटू a अपॉन का b माइनस का 3 लिख सकते हैं। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो अब हम ये भी कह सकते हैं जो भाई इस साइड देखो आप इरेशनल नंबर है और इस साइड रेशनल नंबर है, और दोनों इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये पूरे का पूरे नंबर क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला और आसान होता है। बस ये लैंग्वेज आपको लिखना है, थोड़ा लैंग्वेज आप लिख दोगे फिर ये काम तमाम है। क्या लिखना है लैंग्वेज में, लिखना है ए एंड बी आर द इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर है, विल बी रेशनल नंबर। इसका मतलब ये पूरे के पूरे टर्म क्या है, रेशनल नंबर है।
देयरफॉर लेकिन वहाँ पे √5 क्या इरेशनल नंबर है। सो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो √5 इरेशनल नंबर है। एजम्पशन दिस इज फॉल्स एंड दिस इज द इरेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है कि डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बता ही दिया, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालना है। चलिए यहाँ पे मैं एक बार और इसको करके दिखा देता हूँ आपको लास्ट में, क्योंकि इसके बाद फिर एंड है मुझे लगता है। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे तो देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ये हमारा 13/3,125 है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं हम 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 हो जाए 25, 125, 625, 30, 125। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। लेकिन नीचे करेंगे तो ऊपर भी अपने मन से करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 5 2 का मतलब कितना 32, 32 और 13 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हो गया 13 मल्टीप्लाई का 32 अपना कितना 1 लाख, 1 लाख, क्योंकि 5 जीरो हो गया ना तो 1 लाख हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 होता है, 13 3 39 और 2 कितना हो गया 41, और अपना कितना हो गया 1 लाख। अब मुझे बताइए ये तो आसान है ना, 0.00416 ये जो हो गया ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। लेकिन अगर यहीं पर डिवाइड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इस तरीके से था। नीचे हमारे दे रखा है इरेशनल नंबर लिखने के लिए या कोई सा भी नंबर लिखने के लिए, इरेशनल नंबर में क्या था जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, जैसे कि 5.6200100005, कोई नंबर ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे ये इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में है लेकिन पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें, रिपीटिंग नहीं कर रहा है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जो बार लगा है जिसके ऊपर में, इसका मतलब होता है ये डिजिट जो है सो रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे ये सब था, ये सब हटा दिया गया आपके सिलेबस से, इसलिए मैंने नहीं कराया, ये पहले था सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।